वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी पेपर 2। इससे पहले आपको बता दूं कि पेपर 1 का मॉडल पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है 2022 के परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अर्थात पेपर 1 का नाम आपके क्या है भाई? पेपर 1 का नाम हमने सोशियोलॉजिकल थॉट्स था, उसकी हमने व्याख्या, उसमें कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, उसको हमने बता दिया और उसके प्रश्न और उत्तर हमने दोनों डिस्कस कर लिए थे मॉडल पेपर में। अब आज का जो वीडियो होगा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और जिस पेपर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत सारे छात्र-छात्राएँ हमारे इसी से डरते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा-से सवाल आते हैं। सवाल का मतलब कि कुछ आपके जैसे कि माध्य होता है, आपकी माध्यिका होती है, ये सब पूछी जाती है। इसीलिए इसमें से थोड़ा-सा बहुत सारे लोग डरते हैं, मतलब बच्चे जो हैं, तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व मैं सवाल भी आपको जो है किसी क्लास में पूरे का पूरा सवाल बता दूँगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सवाल आपको पता होने चाहिए, लेकिन सवाल अगर आप लोगों ने सही तरीके से जान लिया, ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत सहज होता है। अगर आपको पता चल गया सवाल जो आते हैं, तो आप आसानी से जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के। पेपर 2 का नाम क्या है भाई? पेपर 2 का नाम है सोशल रिसर्च मेथड। क्या? सोशल रिसर्च मेथड अर्थात सामाजिक अनुसंधान पद्धति। क्या? सामाजिक अनुसंधान पद्धति आपके पेपर का नाम है। तो ज़रूरी बात है कि अब आपको जैसे कि सोशल रिसर्च आपको करनी है। जैसे कि मान लेते हैं समाज में कोई आपको जैसे सामाजिक दायित्व आपको दे दिया गया और आप जो है समाज का सर्वे करने जा रहे हैं, सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। तो आप जैसे कैसे सारणी बनाएँगे, माध्य बनाएँगे, माध्यिका वगैरह आप देखेंगे ना, सारणी बना करके पूरी की पूरी सबको रखेंगे क्रम में। अगर सारणी नहीं बनाएँगे तो आप भ्रमित हो जाएँगे, कौन गाँव में हमने किया था, कब किया था। तो एक प्रकार से एक चार्ट बनाना, एक सारणी बनाना, तो इन सब के लिए किसी मतलब अवलोकन कराना, निरीक्षण करना, तमाम सारी पद्धतियों का प्रयोग करके प्रविधि पद्धति, तो इन सभी का प्रयोग लगता है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए। तो इसीलिए हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्या? सोशल रिसर्च मेथड। आइए हम चर्चा कर लेते हैं सोशल रिसर्च मेथड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर और उसके उत्तरों पर। ओके, तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे छात्र छात्रा जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बीए तृतीय वर्ष अर्थात बीए पार्ट 3, बीए थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का सेमेस्टर 6 है आपका, सॉरी सेमेस्टर 5 वगैरह में अगर आप हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या ओके। चलिए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आखिरकार कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। यहाँ पर देखेंगे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 2, सामाजिक अनुसंधान पद्धति, बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी, सोशल रिसर्च मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें रखे गए हैं। मॉडल पेपर है 2022 का, ये बात ध्यान रखेंगे। सॉल्व करवा करके मैं आपको एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा। ओके, अब आपको बता दूं पेपर का जो पैटर्न होता है आपका, 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके आएंगे और बा से आपके लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मेरे प्यारे दोस्तों अलग अलग निर्देश अर्थात नोट दिए होते हैं, तो आपको अपने नोट के हिसाब से चलना है। अब ये मॉडल पेपर हमने इसीलिए रखा चूंकि यहाँ पर अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न 10 होते हैं और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें छाट करके रखा है। इसी प्रकार से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इस मॉडल पेपर में। 10 हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को इसमें छाट करके दिया है आपको और 5 आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। ओके, तो आप इस प्रकार से 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे कि आप जब चर्चा करेंगे, मतलब कि आप जब देखेंगे, क्योंकि 10 इसी में से अगर अति लघु उत्तरीय आपकी यूनिवर्सिटी में 5 ही पूछा रहा है, तो आपको मैं 10 बता दूंगा। अगर ये 10 आप पढ़ लेंगे तो मतलब कि आप में से 5 तो फंस ही जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये मॉडल पेपर हमने सोचा कि सबके लिए अच्छा है और सबसे जो है बेस्ट जो मॉडल पेपर है यही है आपका। तो मैं ये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए चर्चा करते हैं एक प्रश्नों के बारे में। आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे कि ये प्रश्न जो है आपका, जैसे ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कितने शब्दों में? तो 50 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। और नंबर कितने मिलेंगे आपको? तो 2 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न करने होंगे। खंड आ से 10 प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 10 प्रश्न करने के 10 दूना कितना होगा? 20 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ से। ओके, आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रश्नावली। प्रश्नावली को लेकर के आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा था लगातार। आप उठा करके पिछले 5-6 साल का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहां पर प्रश्नावली को लेकर के एग्जाम्स में लगातार प्रश्न बने हैं। तो आप प्रश्नावली को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम से प्रश्न फंसेंगे। ओके, प्रश्नावली क्या होती है? अब यहाँ पर इसे प्रश्नावली लिखा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रश्नावली के बारे में अब आप सोचें कि इसमें तो सर जी कुछ पूछे नहीं गया है तो कैसे हम लिखेंगे।
तो मैं आपको बता दूँ इसमें लिखना क्या है, प्रश्नावली के बारे में आपको बता देना है। जैसे कि क्या बताएँगे, सबसे पहले प्रश्नावली के सब जो है परिभाषा वगैरह आप बता दीजिएगा, वही चीज़ होती है, ठीक? जैसे क्या लिखेंगे, जैसे लिखा प्रश्नावली, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रश्नावली से हमारा तात्पर्य या हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों की उस क्रमबद्ध तालिका से होता है जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को क्या करती है? एकत्र करने में हमारी मदद करती है। इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र वाले शोध विषय में किया जाता है। ऐसे आप लिखेंगे। फिर आगे एक जो है एक आध दो जो आपके अनुसार आपके जैसे पता है, मान लेते हैं आपको किसी विद्वान के अनुसार परिभाषा पता है प्रश्नावली की। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कैथरीन महोदय की परिभाषा, ठीक है? कैथरीन कैरेट महोदय कहते हैं कि प्रश्नावली की रचना 2 उद्देश्यों से की जाती है। क्या? ये बताते हैं कि प्रश्नावली जो बनाई जाती है वो कितने उद्देश्यों से? 2 उद्देश्यों से। प्रश्नावली का मतलब ये होता है, जैसे कि अब मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये यहाँ पर जैसे खूब ज़्यादा चीज़ हो गई। जैसे आपको जो है एक किताब छापनी है। अब किताब में आपको 200 प्रश्न रखने हैं। 200 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो 200 प्रश्नों के पहले अब आप क्या करेंगे? आप एक प्रश्नावली तैयार कर लेंगे। प्रश्नावली आप ऐसे आगे लिखेंगे, प्रश्नावली। अब उस प्रश्नावली में ये 200 प्रश्न एक तरफ से लिख देंगे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, एक ही पन्ने में दो या फिर 2 पन्ने में आ जाएगा आपका। तो 2 पन्ने में आपका 200 प्रश्न जो है एक सीरियल से लिख देंगे। उसके बाद में ये लिख देंगे कि हाँ, एक जो पहले प्रश्न का उत्तर है वो पेज नंबर 4 से लेकर के और 5 तक का जो जो पेज है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें पहले का उत्तर, उसमें दूसरे के सामने लिख देंगे 5 से जो है 7 जो है पेज में रखा गया है ये। तो आप इस प्रकार से प्रश्नावली तैयार करते हैं। प्रश्नावली तैयार करने से क्या होती है, पाठकों को मदद मिलती है। किसी शोध में अगर कोई व्यक्ति आपका शोध पढ़ रहा है तो उसमें उसको मदद मिलेगी। तो इसीलिए जो है प्रश्नावली जो है तैयार की थी। प्रश्नावली आपको समझ में आ गई क्या होती है? हालाँकि कैथरीन कैरेट कहते हैं, इन्होंने 2 उद्देश्यों से बताया है कि जो है प्रश्नावली की रचना हम लोग कितने उद्देश्यों से करते हैं? 2 उद्देश्यों से करते हैं। पहला उद्देश्य जो है इन्होंने बताया, कैथरीन कैरेट महोदय ने क्या बताया कि सही संदेश वाहन, क्या? सही संदेश वाहन हो जाए। पहला उद्देश्य सही संदेश वाहन के लिए जो है प्रश्नावली की रचना की जाती है। दूसरा क्या बताया इन्होंने? सही उत्तर के लिए। सही उत्तर और सही संदेश वाहन का उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रश्नावली की रचना की जाती है, ऐसा कैथरीन कैरेट बताते हैं। सही संदेश वाहन की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है मेरे प्यारे दोस्त, जब सूचनादाता जो होता है, जो सूचना देने वाला होता है, सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ लेता है। सही उत्तर की उपलब्धि उस समय की मान ली जाती है जब उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर समझ में आ गई बातें। जैसे मान लेते हैं आपको लिखा है कि हाँ, पेज नंबर 3 से लेकर के 4 तक के बीच में आपको प्रश्न 1 का उत्तर, आगे प्रश्न 1 आप लोगों ने लिख दिया। आप अपनी अब एक मैं आपको बता दूँ, अपनी अपनी सीरीज़ लेंगे, जो भी सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। मान लेते हैं जो भी सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है, कोई भी सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है। जैसे उसका पहला पन्ना खोलेंगे, उसमें आपको सिलेबस मिलेगा। दूसरा पन्ना आप खोलेंगे उसका, उसमें आपको लिखे रहेगा संभावित प्रश्न। उसमें आपको लिखा मिलेगा क्या? संभावित प्रश्न। उसमें लिखा रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको सीरियल से मिल जाएगा, तमाम सारे प्रश्न लिखे होंगे एक ही पन्ने में और उसके सामने पेज नंबर लिखा रहता है। तो ये होती है प्रश्नावली तैयार कर ले, ताकि जो है एक ही पेज में, 2 ही पेज में आप पूरी किताब के बारे में 1-2 पेज पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाए कि हाँ, किन-किन प्रश्नों का उत्तर बताया गया है और कौने-कौने पेज पर बताया गया है, ठीक? जैसे कि जो है आप देखते होंगे, कोई जैसे रामायण हुआ, आपने रामचरितमानस खोला तो उसमें आपके छपे होते हैं प्रश्नावली पहले कि हाँ, ये कांड यहाँ से शुरुआत है, ये जो है दोहा यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे-ऐसे पूरा लिखा रहता है कहाँ पर क्या, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? आगे समझते हैं। तो प्रश्नावली आपके समझ में आ गई होगी, ज़ाहिर-सी बात है प्रश्नावली क्या होती है। तो प्रश्नावली और एक एक विद्वान के अनुसार, और आपको बता दूँ प्रश्नावली की परिभाषा। एक विद्वान और आप लिख लीजिए, उन विद्वान का क्या नाम है? जॉर्ज लुंडबर्ग। जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं प्रश्नावली की परिभाषा को देते हुए कि मूल रूप से प्रश्नावली जो होती है प्रेरणाओं का क्या होती है? एक समूह होती है। क्या बताया? कि मूल रूप से अगर बात की जाए तो प्रश्नावली जो होती है वह प्रेरणा का, क्या प्रेरणा माने क्या होता है? मोटिवेशन। अभी प्रेरणा जो कहते हैं मोटिवेशन, मतलब कि किसी चीज़ को, मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करना ही प्रेरणा कहलाता है। तो मूल रूप से प्रश्नावली जो होती है प्रेरणाओं का क्या होती है? एक समूह होती है, जिसके द्वारा ऐसा समूह, प्रेरणाओं का ऐसा समूह होती है प्रश्नावली, जिसके द्वारा क्या होता है? शिक्षित लोग जो होते हैं ना, इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का क्या कर लेते हैं? अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं। तो शिक्षित लोग जो होते हैं अपने मौखिक व्यवहार का या मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं किसको? प्रेरणाओं के उस समूह को। कौन से लोग? शिक्षित वर्ग के लोग। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे।
ये बात जॉर्ज लुंडबर्ग महोदय ने बताई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न का उत्तर हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श क्या होता है भैया? प्रतिदर्श क्या होता है? तो सांख्यिकी और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों में किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्श या नमूना या फिर सैंपल, जिसको आप कहते हो ना, सैंपल कहते, तो वो होता है। जैसे अगर बात की जाए कि मतलब कि 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है, या फिर 1 लीटर, 10 लीटर दूध मान लेते हैं। 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध में से एक डिब्बी दूध जो है हमने निकाला, एक डिब्बी दूध हमने निकाल लिया। अब एक डिब्बी दूध हमने इसको निकाला, अब इसी डिब्बी से जो है हमने क्या करा, लैक्टोमीटर जो होता है या फिर जो मशीन होती है, आप कभी डेयरी पर गए होंगे तो आपको पता होगी, डेयरी उद्योग में क्या होता है, एक मशीन होती है डेयरी की, उसमें क्या होता है जो है फैट वगैरह बताती है वो मशीन जो होती है, उसमें से 10 लीटर दूध मान लेते हैं आप लेकर के गए वहाँ पर डेयरी पर बेचने के लिए, तो उसका आपका फैट निकालेंगे पहले, तो फैट का थोड़ा सा दूध उसमें से लेंगे। अब जब 10 लीटर का दूध लेंगे उसमें से थोड़ा सा दूध और उसके बाद में मशीन में लगा देंगे। अब मशीन क्या करेगी, फैट बता देगी कि हाँ कि 36 का फैट है कि 38 का फैट है। अब ये फैट आपका पता चल गया, तो अब होगा क्या भैया, होगा यही कि अब 10 लीटर दूधवा का ना, एक डब्बी वाले में हमने ले लिया, एक डब्बी में छोटी सी ले लिया, 10 ग्राम दूध ले लिया, 10 इसमें से। अब इसी 10 ग्राम दूध से इस 10 लीटर दूध का, इसी 10 ग्राम दूध से इस 10 लीटर दूध का मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, इस 10 लीटर दूध का जो है क्या होगा, जो क्वालिटी होगी पता चल जाएगी। अर्थात कुछ सैंपल निकालेंगे और उसी सैंपल के माध्यम से हम पता कर लेंगे कि 10 लीटर दूध की जो है क्वालिटी क्या है। जैसे कि मान लेते हैं आप जो है एक सब्जी बनी आपके जो है घर में, आप सब्जी बनी एक कढ़ाई में, खूब बड़ी कढ़ाई, उसमें सब्जी आप जो है मान लेते हैं शादी ठनी है, तो आपके यहाँ कढ़ाई में क्या बनी भाई, सब्जी बनी। अब सब्जी आपके यहाँ पर कढ़ाई में सब्जी बन गई। अब हुआ क्या कि कढ़ाई में जब सब्जी बन गई तो सब्जी ज़्यादा तो है, खूब ज़्यादा सब्जी है। अब आपको टेस्ट करने के लिए आपकी माताश्री ने दिया कि भैया लियो टेस्ट कर लियो कि सब्जी कैसी बनी, नमक कैसा उसमें। अब आपने जो है सब्जी का थोड़ा सा अंश आपको देंगी, थोड़ा सा देंगी। अब आप उसी सब्जी को थोड़ा सा ही लेंगे और उसको चखेंगे। अब थोड़ी सब्जी आप चखेंगे, मतलब कि अब पूरी तो खाई नहीं आपने, थोड़ा सा ही खाया, लेकिन इसी थोड़ा सा खाने से आपने बता दिया कि हाँ सब्जी कैसी है, सब्जी में नमक ज़्यादा है या सब्जी में नमक कम है, मसाला कम है या ज़्यादा है, तेल ज़्यादा पड़ा या कम पड़ा है, मेथी डाली कि नहीं डाली। इसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि हाँ सब्जी में जो है गरम मसाला डाला है या फिर सब्जी मसाला पड़ा है, पनीर मसाला डाल दिया है। तो ये आप थोड़े से सब्जी को खाने से आप पूरे के पूरे सब्जी के बारे में जो है जानकारी दे सकते हैं। आप पूरे की पूरी सब्जी के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो ये कौन सी पद्धति हो गई, यही होती है प्रतिदर्श। तो मतलब प्रतिदर्श माने होता है नमूना, सैंपल। तो ये सैंपल हो गया आपकी सब्जी जो थोड़ी सी है, और पूरे के पूरे सब्जी के बारे में आपने इसी से क्या कर दिया, पता लगा दिया। तो ये होता है आपका क्या, प्रतिदर्श प्रणाली। ओके, तो समझते हैं जैसे कि किसी जनजाति में गए, उसके एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों से बात करी और हमने पता लगा लिया कि हाँ जो है यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो इस प्रकार से समाज में भी जो है शोध वगैरह होते हैं, तो आपकी ऐसे पता चलता है। तो इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह माना जाता है कि प्रतिदर्श के सांख्यिकीय गुण पूरी राशि के सांख्यिकीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए माना किसी देश की जनसंख्या 1 करोड़ है, जिसके नागरिकों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए 10,000 लोगों का संपूर्ण जनसंख्या में यादृच्छया विधि से चुन लिए जाते हैं और इन सभी लोगों की ऊंचाई नाप करके उसका औसत ले लेते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण आबादी की औसत ऊंचाई लगभग उतनी ही होगी। तो ऐसे जैसे हमने सब्जी वाला उदाहरण दिया, आपको दूध वाला उदाहरण दिया, ठीक, तो वही होती है। तो ये होगा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श समझ में आ गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या होती है भैया? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कौन सी होती है? तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अभिप्राय किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित संपूर्ण पक्षों का अत्यंत व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन करने से होता है। अध्ययन हेतु चयनित सामाजिक इकाई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, एक जाति हो सकती है, एक राष्ट्र हो सकता है, एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो सकता है, अथवा इतिहास का कोई एक युग हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं। गुडे और हार्ट महोदय कहते हैं कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि होती है। क्या? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो होती है सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक प्रणाली या फिर एक विधि होती है, ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक वस्तु
जो सामाजिक विषय वस्तु है, जो सोशल कंटेंट है, उसके वैज्ञानिक गुण क्या रह सके, सुरक्षित रह सके, ऐसा गुडे और हट महोदय का मानना है। जबकि पीबी यंग महोदय कहते हैं, बड़े अच्छे सोशोलॉजिस्ट है पीबी यंग, और ये कहते हैं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के क्या व्यक्तिक अध्ययन पद्धति जो होती है वह किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की क्या होती है, एक पद्धति होती है। भले ही वह इकाई व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो कोई, या फिर कोई अन्य सामाजिक समूह हो, या संपूर्ण संस्था समुदाय ही क्यों ना हो, तो ये होता है। तो सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक अति प्राचीन अध्ययन पद्धति होती है। इसमें क्या होता है, किसी एक समूह के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में हमने, किसी परिवार के एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में हमने मतलब पर्टिकुलर चीज के बारे में, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति माने ही होता है कि आप जो है पर्टिकुलर जो है अध्ययन करें। पर्टिकुलर माने क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, जैसे कि हमने जो है किसी पर अध्ययन करना शुरू कर दिया, हमने ऐसा मान लीजिए तुलसीदास पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, तो हमने तुलसीदास जी पर अध्ययन किया। हो सकता है कोई व्यक्ति मान लेते हैं हिंदी साहित्य पर शोध करे, तो ये अलग अलग चीजें होती है। अब हिंदी साहित्य पर भी शोध व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, चूंकि अब वो बड़े स्तर पर साहित्य में शोध हो जाएगा, चूंकि अंग्रेजी साहित्य होगा, हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति माने होता है किसी पर्टिकुलर चीज पर हम अध्ययन करें तो वही चीज होती है। ठीक, उसमें जैसे एक संस्था पर हमने अध्ययन कर दिया, या एक समुदाय पर हमने अध्ययन कर दिया, कोई एक जाति है उस पर हमने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, कोई देश है उस पर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, एक सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, इतिहास का कोई युग हम ले लें उस पर अध्ययन करें, तो ये सब क्या है, ये सब जो है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ही किया जाता है। तो समझ में आ गई आपकी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सामाजिक सर्वेक्षण। सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण क्या होता है भाई, तो सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रणाली होती है। सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रणाली होती है मेरे भाई, कौन सी प्रणाली होती है, तो सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रणाली होती है जो किसी सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना का क्या करती है, वैज्ञानिक अध्ययन करती है। कोनो सामाजिक जीवन हो या कोई सामाजिक घटना हो, उसका वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करना सामाजिक जो है सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को अगर और अधिक स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास किया जाए तो विभिन्न विद्वानों की हम परिभाषाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि बोगाडर्स महोदय अच्छे समाजशास्त्री हैं, और वो कहते हैं कि मोटे तौर पर, बोगाडर्स महोदय क्या कहते हैं कि मोटे तौर पर एक सामाजिक सर्वेक्षण एक विशेष क्षेत्र के, क्या एक सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है, क्या कहा कि एक सामाजिक सर्वेक्षण एक विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, कार्य करने की व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। मतलब क्या कि मोटे तौर पर एक सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है एक विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन, कैसे रहते हैं और कैसे कार्य करते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, उन सभी से संबंधित डाटा का कलेक्शन करना ही क्या कहलाता है, वही होता सामाजिक सर्वेक्षण। मतलब आप समाज में जाओ, समाज का सर्वेक्षण करना क्या कहलाता है। जैसे कि समाज में आप गए और उसके बारे में समाज से आपने पूछा कि हाँ जो है वहाँ का रहन सहन कैसा है, छप्पर में रहते हैं, घास फूस में रहते हैं, या फिर पक्का मकान बना है, 2 मंजिला बना है, 3 मंजिला बना है, या इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से आपने पता करा कि उनकी जो है कार्य कैसे करते हैं। मछली जो है मत्स्य पालन करते हैं, या फिर खेती करते, कृषि करते हैं, या फिर दुग्ध उत्पादन करते हैं, कैसा उनका, या फिर कोई जो सरकारी नौकरी वाले हैं, या फिर मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें। तो आप जो है ये जो है क्या करें, समाज में जाकर के कोई ये चीज़ जो डेवलप डाटा का कलेक्शन करें, किसी समाज में जाकर के आप उनके रहन सहन, उनके कार्य करने की जो शैली होती है उसका पता लगाइए, किसी समाज के, किसी समुदाय के, तो वो क्या होता है, सामाजिक सर्वेक्षण वही होता है। ठीक, बोगाडर्स महोदय। अगले व्यक्ति है मार्क एम्ब्रस। मार्क एम्ब्रस कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक समुदाय की बनावट एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में संख्यात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं। जैसे मतलब क्या है, इन्होंने भी बताया कि क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, एक समुदाय की बनावट कैसी है, एक समुदाय की क्रिया कैसी, मतलब समुदाय में कैसे कार्य होते हैं, सामाजिक पक्ष के संबंध में उसमें कैसे कैसे चीज़ें हैं, सामाजिक पक्ष उसका कैसा है, मतलब सामाजिक मानदंड कैसे हैं, नियम वहाँ पर कैसे चल रहे हैं। ठीक, वहाँ की शादी वगैरह कैसी होती है, तो प्रचलित जो नियम वगैरह है उनके बारे में पता लगा देना, वही क्या होता है, वही होता है सामाजिक सर्वेक्षण। जबकि बेल्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार
का तथ्यों की जानकारी हेतु किया गया अध्ययन होता है कि हम समाज के बारे में तथ्य इकट्ठा करें, तो उसी का अध्ययन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये वेल्स महोदय आगे कहते हैं कि जिसका संबंध मुख्यतया श्रमिक वर्ग की गरीबी से एवं समुदाय की प्रकृति तथा समस्याओं से होता है। समुदाय की प्रकृति कैसी है, मतलब समुदाय का नेचर कैसा है, समुदाय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, समुदाय की क्या समस्याएं हैं, श्रमिक वर्ग जो है वह गरीब क्यों है या फिर उसकी गरीबी के क्या कारण है, उसके जो है गरीबी कैसे हटाई जा सकती है, मतलब कि समाज में जा करके समाज के लोगों से उनके बारे में जानना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। कहते हैं कि समाज में जा करके सर्वे करो, सर्वे करना ही यही क्या होता है, आपका सर्वेक्षण हो गया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष। और अब अगर इन सभी परिभाषाओं को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण रचनात्मक योजना के उद्देश्य से किया गया समाज में वैज्ञानिक अध्ययन होता है। बस सिंपल सी ठीक। एक सिन पायो यांग महोदय हैं, वो भी परिभाषा देते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्य रूप से व्यक्तियों के एक समूह की रचना, गतिविधियों एवं रहन सहन की दशाओं की जांच पड़ताल करता है। ओके, अब सामाजिक सर्वेक्षण हो गया। आपका अगला प्रश्न है आपका माध्य। माध्य क्या होता है भैया, माध्य क्या होता है, जिसको आपको मीन कहते हैं, मीन, माध्य को मीन कहते हैं। तो किंग महोदय कहते हैं, किंग महोदय कहते हैं कि समंक माला, क्या, समंक माला के पदों के जोड़ में उनकी संख्या के द्वारा भाग देने से मतलब जिस राशि की प्राप्ति होती है उसको ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। जबकि घोष और चौधरी कहते हैं कि माध्य जो होती है एक ऐसी अकेली सरल अभिव्यक्ति होती है जिसमें कि एक जटिल समूह या फिर विशाल संख्याओं का वास्तविक परिणाम अथवा सार केंद्रित होता है। जबकि क्लार्क तथा सैकाडे महोदय कहते हैं कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र संख्या को प्राप्त करने का प्रयत्न है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं आपको माध्य निकालना है, एक संख्या मैं आपको दे रहा हूँ, संख्या आप ले लीजिए मेरे पास दोस्तों। माध्य निकालने के लिए संख्या मैं आपको कैसे दे दूँ, चलिए संख्या मैं आपको माध्य निकालने के लिए दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमने ले ली, कोई आंकड़ा हमको दे दिया गया। अब आंकड़ा कैसे, एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, अब आपको माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक आंकड़ा मान लेते हैं मैं देता हूँ, एक ऐसे आंकड़ा आपको देगा। आंकड़ा कैसे देगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंकड़ा ऐसे दे देगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, ये आंकड़ा आपको ऐसे देगा, मतलब ठीक कैसे देगा आंकड़ा, ये ऐसे देगा। यहाँ पर देगा, यहाँ पर होगा वर्गांतर और यहाँ पर क्या होगा, आवृत्ति। वर्गांतर और आवृत्ति यहाँ पर मान लेते हैं दे दिया गया आपको क्या, 0 से 10, क्या दे दिया गया 0 से 10। यहाँ पर क्या दे देगा मेरे प्यारे दोस्तों आपको 10 से 20, ठीक, और यहाँ पर 10 से 30 हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 40, 10 से यहाँ मतलब कि सॉरी 10 से मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 30 मतलब 20 से 30 होगा, 30 से 40 हो जाएगा यहाँ पर, 40 से 50 हो जाएगा यहाँ पर, 50 से 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, मतलब 40 से 50 तक मान लीजिए, 50 तक, 60 मत जाइए, 50 तक ले लीजिए। ठीक, अब नीचे आपको यहाँ पर ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए 0 से 10 5, और जी 10 से 20 आप ले लीजिए क्या भाई, 10 से 20 तक आप क्या ले लीजिए, 10 से 20 या 30 से 40, चलिए 10 से 20 आप मान कर कीजिए 7 ले लीजिए। हालांकि ऐसे आपको समझाओगे थोड़ा जटिल हो जाएगा, आप उसे सरल भाषा में समझो। माध्य क्या होता है, माध्य माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्य मतलब होता है, क्या होता है माध्य का मतलब, जैसे कि कोई अंक आपको दिया है, जैसे कि दिया है 1 2 3 4 5 6, मान लेते ये दिया है आपको। अब इसका आपको माध्य निकालना है, हालांकि जो है 5, यहाँ पर 7 ले लीजिए और एक संख्या। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से पूछ रहा है आपको कि इसका माध्य क्या है, तो माध्य आपको यहाँ पर वैसे दिख रहा है कि यहाँ पर 4 दिखाई पड़ रहा है माध्य, लेकिन अब इसको कैसे निकालना है हमको, देखिए यहाँ पर देखिए माध्य। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग। हमने क्या बताया था, एक व्यक्ति की परिभाषा हमने आपको बताई थी, वह व्यक्ति कौन थे भैया, वह व्यक्ति आपके कौन थे, हमने भी परिभाषा बताई है। किंग महोदय कहते हैं कि सम अंकमाला के पदों के जोड़ में उनकी संख्या के द्वारा भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे ही हम माध्य कहते हैं। माध्य मतलब औसत भी होता है, समझिए इसको। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी कुल संख्या, बस यही होता सूत्र। तो इनका योग कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 यहाँ पर 1 2 3, 3 और 2 मतलब कि 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो पूरे का पूरा जोड़ क्या हो गया भाई 28 हो गया, पूरा का पूरा हमने जोड़ लिया, कितना हुआ 28 हुआ। अब 28 में भाग किससे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है,
7 से भाग दीजिएगा। 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 और 21, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 7 चौक 28। यहाँ पर 4 आपका मिल गया। हमने पहले ही देख लिया था कि ये, अब ये देखिए 4 यहाँ पर दिया है कि 3 अंक किधर है, 3 अंक किधर है इसके, ठीक। तो ये 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है। अब यहाँ पर इसका माध्य तो ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ 4 होगा, लेकिन मान लेते हैं अब ये 1 2 3 4 5 6 7 ये दी गई थी संख्या, तो आपको पता चल गया माध्य निकालना। लेकिन अभी और जटिल संख्या दी जाती है, यहाँ पर बड़ी लंबी कतार हो तो आप जो है माध्य से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तब आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र निकालना पड़ेगा, क्या कि जो है सभी संख्याओं का योग, जितनी संख्या आपको दी है उनको आपको जोड़ लेना है। उसके बाद में कितनी संख्या दी गई, तो 1 संख्या है, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। 7 संख्या दी गई थी तो 7 से हमने भाग कर दिया और इन सभी को जोड़ लिया तो कितना आया, 28 आया। काट लो इसको, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 4 आपका निकल गया क्या, माध्य। तो यही आपका क्या होता है, यही होता है आपका माध्य। ओके, क्लियर हो गई बातें। और समानांतर माध्य जो होता है, वो जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र आपका होता है, समानांतर माध्य का सूत्र जानते हैं क्या होता है। समानांतर सूत्र का माध्य जो होता है उसको सूत्र होता है क्या, यम बराबर होता है सिग्मा एफ बटे एन। ओके, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि वर्गांतर जो हमने आपको बताया था, आप किसी दिन समझा देंगे, हालांकि मैं आपको एक दिन बोर्ड पर जो है माध्य वगैरह क्या होती है, मीडियन वगैरह क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से माध्य, माध्यिका और ये बहुलक, बहुलक वैसे आपको समझा दूं। बहुलक जानते हैं क्या होता है, बहुलक जानते हैं कि नहीं जानते, बताएं। बहुलक अगर आपको बताएं तो मैं आपको बहुलक समझा दूं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक हमने रखा है क्या, बहुलक है, अभी बता दूंगा बहुलक के बारे में, ठीक है, परेशान मत हो। बहुलक हमने रखा है प्रश्न में, अभी बहुलक के बारे में आपको बता देंगे। ओके, चलिए, तो माध्य आपके समझ में आ गया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्या, दूसरा नंबर बहुलक ही है। अब बहुलक क्या होता है भाई, बहुलक को समझते थोड़ा सा। बहुल अंक, बहुलक माने होता है बहुल अंक, मतलब बहुलक वह मतलब श्रेणी का वह पद होता है जो अधिकतम बार आता है। कोनो श्रेणी है उसमें कोनो शब्द जो है बार बार अगर प्रयोग हो तो ही बहुलक होता है। यह श्रेणी के बहुल मूल्य का सर्वश्रेष्ठ जो है प्रारूपिक प्रतिनिधित्व है। यह एक ऐसा मूल्य होता है जो सचमुच फैशन कहा जा सकता है। क्राक्स्टन और जो है काउडन महोदय कहते हैं कि एक वितरण का बहुलक वह मूल्य होता है जिसके निकट की श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं, उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी माना जा सकता है। जबकि कैनी और कीपिंग महोदय कहते हैं कि बहुलक क्रमबद्ध मूल्यों में वह मूल्य होता है जिसमें सबसे अधिक आवृत्तियां हों। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर आप कह सकते हैं कि बहुलक एक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो किसी अन्य मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है। जैसे मान लेते हैं, एक मैं आपको श्रेणी देता हूं, हमने दिया 1 3 2 3 4 3 7 4। अब हमने यहाँ पर पूछा कि बहुलक क्या है इसमें। अब बहुलक क्या है इसमें आपको पता चल गया। यहाँ पर देखेंगे 3 1 2 3, मतलब 3 इसमें कितनी बार आया, 3 बार आया है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 तो 2 बार आया है, तो 4 क्या बहुलक होगा, नहीं बहुलक होगा। बहुलक आपका एक ही अंक होता है बहुलक, ठीक। तो यहाँ पर 3 जो होगा ये बहुलक होगा। तो फर्स्ट बहुलक कौन सा होगा आपका, 3। 3 क्या है, 3 बार, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, 3 आया है, 3 बार आया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ही बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक बार गलत हो जाएगा थोड़ा सा, आप लोग ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे कि 3 बार ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक अंक और ले लीजिए, यहाँ पर और एक 3 लिख लीजिए। अब ये देखिए 4 3, यहाँ पर 1 3 2 3 2 3 3 4 3। ओके, तो यहाँ पर 4 3 हो गया आपका। तो ये 3 जो 4 3 हो गया आपका। अब इसमें देखिएगा 3 अंक कितनी बार यहाँ पर आया है, 4 बार आया ना। अब कोई शब्द और अगर तो यहाँ पर बार बार 3 आया है, मतलब कि इनमें सभी संख्याओं की अपेक्षा 3 जो है ना वो सबसे ज़्यादा बार आए, इसीलिए 3 क्या हो जाएगा, ये 3 जो हो जाएगा दी गई श्रेणी का बहुलक हो जाएगा। तो दी गई श्रेणी का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही होता है आपका बहुलक। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, इतनी बात समझ में आ गई। बोलो आई कि नहीं आई मेरे प्यारे दोस्तों, आई कि नहीं आई, आ गई होगी, चलो बहुत बढ़िया, आ गई तो ओके। सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं अच्छे से ना। कोनो दिक्कत होगी तो बता देना भाई, कोनो दिक्कत होगी तो आप लोग बता देना। ओके, माध्यिका का सूत्र क्या होता है भैया, माध्यिका का सूत्र बता दें आपको। माध्यिका का सूत्र होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ मान होता है, एक श्रेणी दी होती है, उसका मान सबसे हम आरोही क्रम में, घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं पहले उसको। उसके बाद में जितनी संख्या होती है उसको n+1, मतलब n+1 बटे 2 हुआ पद, और यही जो होता है आपका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो माध्यिका के बारे में यहाँ पर चीज़ें हो गई आपकी, ठीक। माध्यिका समझ गए ना, माध्यिका क्या होती है।
या फिर आपको फिर से समझाना पड़ेगा माध्यिका के बारे में? माध्यिका तो आपकी समझ में आ गई होगी ना। माध्यिका मतलब होता है जब किसी समंक को आरोही या अवरोही क्रम में रख करके, चाहे आप घटते से बढ़ते क्रम में लिख लें और चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिख लें, और ज्ञात किया जाता है, तब उस जो है मध्य पद के मूल को ही माध्यिका या माध्यांक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में किसी परिवार में मान लेते हैं 9 सदस्य हैं, किसी परिवार में 9 सदस्य हैं, उनकी आयु के अनुसार उनको खड़ा कर दिया जाए तो 5वें सदस्य की आयु मध्यिका कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा है 4 6 3 2 1 और उसके बाद में 5 ले लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर जो है आपका 5 और इसके बाद में एक शब्द हम लेते हैं 7। अब कहा गया इसमें दी गई जो है संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्य आपको पता है, माध्य आप निकाल लेंगे ना, माध्य इसको आपको निकाल लेंगे। माध्य यहाँ पर ये अनटिक मतलब इधर-उधर से लिखा है, इधर मतलब कि कोई सीरियल से नहीं लिखा है, तो इसका माध्य बीच का वाला नहीं होगा। माध्य पूरा का पूरा जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है 3, 3, 6 एक 7 संख्या, 7 से आप भाग दे देंगे। अब यहाँ पर आपको माध्यिका निकालनी है इसकी। माध्यिका कैसे निकालेंगे भैया? माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। हम इसको घटते से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिख लिया, क्योंकि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, हमने 1 2 3 ऐसे लिख लिया। उसके अंदर 4 लिख लिया, उसके अंदर हमने 5 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 आप देखते हैं संख्या के आधार पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है इसके बाद में, हमने इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लिया, ठीक। तो हमने इसको घटते से बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब इसकी माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा भैया? इसकी माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? माध्यिका तो वैसे आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? आप यहाँ पर देखिएगा 4 यहाँ पर आपकी माध्यिका निकल रही है। लेकिन एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर जो है माध्यिका कौन सी निकलेगी। n प्लस जो है 1/2वां पद, इसको देखते हैं n प्लस 1/2वां पद। वैसे माध्यिका 4 यहाँ पर नहीं निकलेगी, चूँकि वो दूसरी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर समझते हैं हम। तो है n प्लस 1/2वां पद। देख लेते हैं एक बार फिर से, इस सूत्र पर फॉलो करते हैं। n प्लस 1/2वां पद। अब n कितना है भाई? यहाँ पर संख्या कितनी? n माने संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 पद हैं तो 7 हम यहाँ पर लिख लेंगे। n हो गया 7 प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक। तो 7 प्लस कितना हो गया? 1 हो गया, बटे कितना हो जाएगा? बटे 2 वैसे डायरेक्ट सूत्र से है। तो n प्लस 1/2 वां पद, तो 7 1 8 हो गया, और 8 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4, तो चौथा पद जो हो जाएगा ही माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4वां पद। तो 4वां पद कौन सा? पहला 1 2 3 4। वैसे देखेंगे हमने पहले बताया था कि 4 आएगा आपका, तो ये जरूरी नहीं कि यही जो है आपको संख्या देगा। ये संख्या ऐसे देगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि माध्यिका क्या है, माध्य क्या है, तो आप ऐसे पता चल जाएगा। लेकिन जो श्रेणी वहाँ पर दी गई थी, हमने इसको इस क्रम में सजाया और आरोही मतलब कि इसको हमने घटते से बढ़ते क्रम में लिख लिया, इसीलिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ गई। और सरल संख्या थी। बाकी जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो ऐसे निकाला जाता है क्या? n प्लस 1/2वां पद। ये होता है आपकी माध्यिका का सूत्र, ये बात ध्यान रखेंगे आप और ऐसे निकाल लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? अब हमने लिख करके समझा दिया कि किसी प्रकार का अंक जो माध्यिका निकालने को देगा आपको, तो ऊबड़ खाबड़ संख्या दे देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आगे पीछे दे देगा। कोई से 10 है, उसके पहले जो है आपको जो है 9 आना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको 25 लिख दिया मान लेते हैं। फिर बड़ा बड़ा आप लिख दिया कि हाँ 26 लिख दिया, 28 लिख दिया, 98 लिख दिया, 110 लिख दिया। मतलब बड़ी बड़ी संख्या आपको देगा और माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा, तो माध्यिका आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल, चलिए। तो माध्यिका, माध्य और बहुलक आपके समझ में आ गई बातें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिए। अब एग्जाम्स में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, विश्वास मान कर चलिए। अगर आप लोगों ने यह वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो आपको अलग कहीं पर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों के। चलिए प्रारंभ करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताएं। सामाजिक अनुसंधान के चरण या फिर सोपान, या फिर चाहे आपसे सामाजिक अनुसंधान के चरण पूछे चाहे सोपान पूछे, तो जो है इसके कई जो है सोपान होते हैं। पहला आप देखिएगा, पहला लिख लीजिए सभी लोग।
सामाजिक अनुसंधान का चरण, पहला चरण कौन सा होता है? विषय विषय निर्वचन। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान करने के लिए आपको विषय का निर्वाचन करना पड़ेगा कि हाँ, किस विषय पर हमको शोध करना है। फिर दूसरी बात क्या होती है आपकी? अनुसंधान के क्षेत्र का निर्धारण करना। आप दूसरा चरण ये होता है कि आप जो है क्या करें, उसके बाद में आपने विषय तो चूज़ कर लिया कि हाँ, मान लेते हैं आपको किसी पर शोध करना है। मान लेते हैं आपको किसी चीज़ पर शोध करना है, जो है मान लेते हैं मध्यकाल पर, हिंदी साहित्य के मध्यकाल पर आपको शोध करना है। तो आपने शोध वो कर लिया। अब अनुसंधान के क्षेत्र आपको निर्धारित करना है कि हाँ, मध्यकाल में कितना चीज़ आएगा। अब मध्यकाल वैसे बताऊँगा आपको, भ्रमित हो जाएँगे आप। तो आप उसके बाद में क्या करेंगे, अपना क्षेत्र निर्धारित करेंगे, एरिया फिक्स कर लीजिएगा कि हमको कहाँ कहाँ तक शोध करना है, ठीक? तीसरी बात क्या हो गई आपकी? तीसरा चरण क्या हो जाएगा आपका? साहित्य का पुनरावलोकन। मतलब क्या करेंगे, दोबारा से उसको एक बार देख लेंगे, जो भी शोध करना होगा, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, देखना पड़ेगा कि हाँ, उसको क्या किस पर हमको शोध करना है, हमने सही तरीके से शोध वाला डिसीजन लिया है कि नहीं। उसके अंदर चौथा चरण आपका क्या होगा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण आपको करना पड़ेगा। क्या? क्षेत्रीय स्तर पर आपको सामाजिक अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्षेत्रीय स्तर पर आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा एक बार, ओके? ध्यान रखेंगे। और सामाजिक अनुसंधान करने के लिए जो साहित्य का पुनरावलोकन हमने बताया है, तो चूँकि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, इसीलिए जो समाज की बातें होती हैं वो साहित्य में लिखी गई होती हैं। इसीलिए साहित्य को अगर आप लोग फिर से अगर पढ़ लेंगे, मतलब कि अगर कोई साहित्य मतलब कि सामाजिक अनुसंधान करता जो होगा, अगर साहित्य को पढ़ लेता है सामाजिक अनुसंधान करने से पहले, तो निश्चित तौर पर उसको समाज के बारे में कुछ जानकारी पहले से मिल जाएगी, ओके? तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना पड़ेगा उसको, चौथा चरण। उसके बाद में क्या हो जाएगा? पाँचवाँ उसको जो चरण होता है, वो होता है इकाइयों को निर्धारित करना एवं परिभाषित करना। कि आखिरकार जो हम करने जा रहे हैं उसमें जो छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं, वो कौन-कौन सी उनको पता करें, उसके बाद में उनकी परिभाषा जान लें कि हाँ, ये क्या है। उसके बाद में छठवीं चरण ये हो सकता है प्राकल्पना का निर्माण करना। क्या? प्राकल्पना मतलब एक कल्पना करें, ताकि जो है किस प्रकार से हम अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद में सातवीं चीज़ है सूचनादाताओं का संचयन करें, क्योंकि हमको सूचना दें अलग-अलग क्षेत्रों से आकर के, तो सूचनादाता हो मतलब सूचना देने वाले हमारे पास होने चाहिए, उनका चयन करें। 8वाँ चरण ये होता है इसका कि सूचना स्रोतों का निर्धारण करना। सूचना स्रोत मतलब होता है कि कहाँ से हमको सूचना मिले, कहाँ से हमको जानकारी मिले, वो जो है वो चीज़ इकट्ठा करना, जहाँ से हमको जानकारी मिले। 9वाँ चरण होता है इसका, 9वाँ चरण होता है कौन-सा? अनुसंधान की पद्धति। मतलब किस पद्धति से हमको जो है अनुसंधान करना है, तो पद्धति फिक्स कर लेनी चाहिए। उसके बाद में 10वाँ जो आपका चरण होता है, 10वां चरण कौन-सा होगा? अध्ययन पद्धतियों तथा जो है प्राविधियों का निर्माण एवं पूर्व परीक्षण। क्या? अध्ययन पद्धतियों तथा प्राविधियों का निर्माण कर लेना पहले से, और उसका पूर्व परीक्षण कर लेना। कहने का मतलब ये है कि किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग हम करेंगे, तो उनका पहले हम प्रयोग मतलब कि अध्ययन पद्धतियों के हिसाब से हम देख लें। उसके बाद में प्राविधान जो हमको करने हैं, जो है कानून या फिर जिस नियम का हमको चलाना है, जिस नियम से हमको पता करना है, उस नियम के बारे में हम जान लें और पहले से उसकी परीक्षा ले लें, मतलब परीक्षण कर लें। उसके बाद में 11वां दत्त जो संकलन दिए हुए मतलब कि जो हमको दिए मतलब कि संकलन जो है वो जो हमको दिया गया है उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से पता कर लें। और जो 12वां चरण होता है आपका, तथ्यों का संगठन करें, संपादन करें, संकेतीकरण करें, वर्गीकरण करें, सारणी के में उसको फिक्स करें। और 13वां चरण जो होता है आपका तथ्यों का विश्लेषण व निरीक्षण करें। जो हमको मिल रहा है, जो हमको प्राप्त हो रहा है, परिणाम मिल रहा है, उसका हम विश्लेषण करें, उसका निर्वाचन करें, उसको बाँटें सॉरी, उसके बारे में बताएँ सबको, ठीक? 14वां क्या हो गया आपका? जो है तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाए। जो तथ्य हमारे पास मिले हैं उसका सांख्यिकीय स्तर पर हमको उसका विश्लेषण करें। 15वां क्या हो सकता है आपका चरण कि अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करें। क्या? अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करें। जो आपने अनुसंधान किया है उसको आप लोग प्रत्यक्ष तरीके से आपको दिखाएँ कि हमने ये अनुसंधान किया है। 16वां चरण आप बता सकते हैं कौन-सा? जो है सामान्यीकरण, सैद्धांतिकरण एवं नियमों का प्रतिपादन करें। मतलब कि कोई मतलब कि जो नियम बना, आपने जो अनुसंधान किया, उस अनुसंधान के हिसाब से आप जो कोई नियम अगर आप बना सकते हैं, तो कोई नियम जो है प्रचलित करें, अपना कोई नियम फिक्स करके बना दें। ये होता है आपका पूरा का पूरा चरण, जो हमने आपको बता दिया अनुसंधान के चरण ये होते हैं। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है निरीक्षण। क्या प्रश्न है भाई? निरीक्षण। अब आगे हम समझते हैं अगला मुद्दा आपका कौन सा है भाई? अगला मुद्दा आपका कौन सा है? अगला मुद्दा आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा है आपका? निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण क्या होता है इसको समझते हैं हम। निरीक्षण किसे कहते हैं? निरीक्षण आपसे पूछा जाएगा कि निरीक्षण जो होता है वह किसे कहते हैं? तो निरीक्षण मेरे प्यारे दोस्तों, निरीक्षण जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है जो है ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या होता है भाई? ऑब्जर्वेशन का क्या अर्थ होता है? तो ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है देखना। क्या अर्थ होता है भाई? ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है देखना।
या अवलोकन करना या निरीक्षण करना, ठीक, इसका ऑब्जर्वेशन माने। किंतु अनुसंधान में बात की जाए, सामाजिक अनुसंधान में बात की जाए तो यह एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में निरीक्षण जो है आता है। निरीक्षण की बात की जाए तो निरीक्षण का अर्थ होता है कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर मतलब खूब गहरे तरीके से निरीक्षण किया जाए। तो जब हम किसी घटना को देख करके वहाँ पर जाते हैं और खूब डीपली उसका अध्ययन करते हैं, तो वो घटना जो होती है, वही घटना क्या कहलाती है, मतलब वो घटना का जो है सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करना, देखना उस घटना को, उस घटना के बारे में जानकारी करना, वही निरीक्षण कहलाता है, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। अगले है आपकी पद्धति। पद्धति क्या होती है भाई? पद्धति किसे कहते हैं? तो पद्धति जो होती है, पद्धति का तात्पर्य उस प्रणाली से होता है जिसे कि एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के संबंध में तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाता है। तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। इसके लिए निरीक्षण पद्धति हो गई आपकी, वर्गीकरण पद्धति हो गई, प्रयोग पद्धति हो गई, परीक्षण पद्धति हो गई, तुलनात्मक पद्धति हो गई, निष्कर्षीकरण हो गई। ये सब कठिन मार्ग को अपनाना पड़ता है। इन सबको मिला करके जिस अध्ययन प्रणाली की प्राप्ति होती है उसे हम पद्धति कहते हैं। ओके। तो पद्धति एक प्रणाली होती है, जैसे कि निरीक्षण प्रणाली, वर्गीकरण से, इन सभी से पद्धति हमको मिलती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। पद्धति माने होता है आपका क्या? पद्धति को क्या कहते हैं भैया अंग्रेजी में? पद्धति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पद्धति को मेथड कहते हैं और प्रविधि को क्या कहते हैं? टेक्निक कहते हैं। ओके। और प्रविधि क्या होती है? तो प्रविधि जो होती है वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है, उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि या फिर तरीके को अपनाता है उसे प्रविधि कहते हैं, ठीक। तो जिस प्रकार अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जिस विधि का प्रयोग करके जो जानकारी होती है समाज से वो इकट्ठा करते हैं, तो जानकारी इकट्ठा करने वाली जो प्रणाली होती है उसी को प्रविधि कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रविधि वास्तव में वह साधन होता है जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वस्तुएं, वास्तविक जो तथ्य होते हैं, कोई सूचना होती है, आंकड़ा होता है, उन सभी का संकलन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। जैसे कि निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, परीक्षण, तुलना, निष्कर्षीकरण, ये सब क्या है? ये सब एक प्रविधि है। तो इनका प्रयोग करके जो है क्या किया जाता है? डाटा इकट्ठा किया जाता है और ये तमाम सारी जो है प्रविधियां मिलकर के पद्धति का निर्माण करते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या? निदर्शन या फिर प्रतिचयन। निदर्शन क्या है भाई या फिर प्रतिचयन क्या है? निदर्शन और प्रतिचयन क्या होता है? निदर्शन जो होती है, निदर्शन एक प्रकार से एक पद्धति होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समग्र रूप से सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लिया जाता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। गुटे एवं हाइट महोदय कहते हैं कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से विदित होता है, एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि होता है। श्रीमती यंग कहती हैं कि एक सांख्यिकीय मतलब सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का एक अतिलघु चित्र होता है जिसमें कि निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। स्पष्ट है कि निदर्शन संपूर्ण या समग्र का वह छोटा भाग होता है जो अपने एक छोटे से भी संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में निदर्शन सदैव समग्र की अपेक्षा छोटा होता है और समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, या जिसमें समग्र की विशेषताएं पाई जाती हैं वो होता है आपका समग्र या फिर प्रतिचयन। आपको मैं बता दूं, जैसे हमने आपको बताया था, एक और आप लोगों ने अभी देखा होगा, जो है हमने आपको बताया था प्रतिदर्श। प्रतिदर्श वही होता है आपका जो है, उसी से तात्पर्य, उसी से मिलता जुलता है आपका निदर्शन। निदर्शन माने जैसे कि कोई बड़ा चीज है और कोई छोटा चीज है, तो ये छोटा चीज इस बड़े का प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि सब्जी एक कढ़ाई में है और उसका छोटा सा आप अगर खा करके पता लगा लें तो ये क्या होता है, वही एक प्रकार से उसी तरीके से, मतलब कोई छोटी चीज किसी बड़े चीज की प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि एक समाज है तो उस समाज के व्यक्ति के द्वारा मतलब कि उसका अध्ययन कर लें इस व्यक्ति का, तो समाज के बारे में हम बता दें, तो निदर्शन या फिर प्रतिचयन पद्धति होती है। ओके। तो कोई कम चीज मतलब कि क्या होता है, निदर्शन जो होता है सदैव समग्र की अपेक्षा छोटा होता है और समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब छोटी चीज बड़ी चीज का क्या करे, प्रतिनिधित्व करता है, और यही होता है आपकी निदर्शन या फिर प्रतिचयन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया अनुसूची। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है आपका अनुसूची। ओके, प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है,
अब ये जो प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न अब समाप्त होता है। अब ये लघु उत्तरीय टाइप का आपके सामने प्रश्न आ चुका है। इसमें आपको ये प्रश्न करेंगे, आपको 200 शब्दों में लिखना होगा, सभी प्रश्न करने होंगे यहाँ पे। मज़ेदार बात ये है कि जैसे कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न आप जो है अगर आपको नहीं पता है तो इसके स्थान पर या पता भी है तो अगर आपको ये भी पता है, दोनों पता है, तो दोनों में से आपको दोनों नहीं करने होंगे। इन दोनों में से केवल और केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। दोनों मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा। इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना होगा। तो जैसा भी आपके निर्देश में दिया होगा, तो जब भी आपको बता दूं कि जब भी अथवा करके कोई प्रश्न दिया होगा तो इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न आपको छांटना होगा। यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, अनुसूची क्या है? प्रश्न क्या है भाई? अनुसूची क्या है विस्तार से समझाइए। क्या अनुसूची क्या है विस्तार से समझाइए। तो अनुसूची तथा प्रश्नावली का साधारणतया समान अर्थों में प्रयोग लिया जाता है। ठीक, प्रयोग करना एक प्रकार से लिया जाता है, लेकिन यह एक प्रकार से क्या है, जो है भ्रमपूर्ण है। यह सत्य है कि बाह्य रूप से अनुसूची तथा प्रश्नावली का स्वरूप एक जैसे होता है या फिर एक दूसरे के बहुत समान होता है, तथा इनके निर्माण में भी समान प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक होता है। लेकिन इन दोनों की प्रकृति और उपयोग की प्रक्रिया जो होती है एक दूसरे से जो है क्या है, अत्यधिक भिन्न भी होती है। वास्तव में अनुसूची जो होती है अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखी सूची होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं जाता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछ करके स्वयं ही उनके उत्तरों का आलेखन करता है। इसका तात्पर्य है कि अनुसूची को उत्तरदाता के पास कभी भी डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता है, बल्कि यह साक्षात्कार का एक सरल माध्यम होता है। कौन? अनुसूची जो होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुसूची के बारे में और बताया जाए तो गुटे एवं हाट महोदय कहते हैं कि अनुसूची प्रायः प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम होता है, जो एक साक्षात्कारता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। तो अनुसूची वो होती है। अनुसूची माने होता है एक शेड्यूल। जैसे कोई एक शेड्यूल बना दिया गया तो उसमें मान लेते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं। अब प्रश्न जैसे कि एक पेपर आपके जैसे पेपर हुआ आपका, तो पेपर आप लेकर के किसी जो है टीचर के पास जाएँ और कहें कि सर जी इस पेपर का ये आंसर बता दो, उत्तर हमको बता दो। तो वो पेपर में जो इतने भी प्रश्न है ना, वो क्या है, वो आपकी अनुसूची हो गई पेपर की। वो प्रश्नावली नहीं है आपकी। प्रश्नावली तो आपकी उत्तर भी उसी में पुस्तक में लिखा मिलेगा, तो वो प्रश्नावली होती है। जो अनुसूची होती है, अनुसूची में केवल उत्तर में प्रश्न मिलेगा आपको, उसका उत्तर ढूँढने के लिए आपको अलग जो है टीचर के पास जाना पड़ेगा और साक्षात्कार विधि के द्वारा मतलब इंटरव्यू के माध्यम से आप वहाँ पर प्रश्न उत्तर करने के माध्यम से पता कर पाएँगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि बोगार्डर्स महोदय अनुसूची की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि होती है जो स्थूल रूप में होती है, मतलब स्थूल रूप में होती है, जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। तो अनुसूची भरी जाती है अध्ययनकर्ता के द्वारा, चाहे वो मास्टर से भरवाए, चाहे खुद ही भरे। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अनुसूची बहुत से प्रश्नों की एक ऐसी व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता के द्वारा उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करके आवश्यक सूचनाओं का संग्रह करने के लिए किया जाता है। तो अनुसूची वह होती है। अगला प्रश्न आपसे है कि सामाजिक शोध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक शोध की प्रकृति क्या है भाई? तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी प्रकृति पूर्णतः कैसी है? वैज्ञानिक है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान निश्चितता, कारणता तथा समानता के लक्षण वाले ज्ञान का उस सीमा तक व्यवस्थित ढांचा है जिसके मतलब उसके लिए वैज्ञानिक शब्द उपयोग बैठता है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के नाते सामाजिक अनुसंधान प्रक्षेपण, अवलोकन, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण व निष्कर्षीकरण की व्यवस्थित विधि को अपनाता है। तो जो भी विषय वस्तु अगर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके मतलब कि जिस भी विषय में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है उस विषय वस्तु का, तो वो विषय वस्तु कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। तो सामाजिक शोध माने होता है सामाजिक शोध और सामाजिक जो आपका ये हमने मतलब कि क्या बताया था, ये पेपर का नाम क्या है आपके? पेपर का क्या नाम है भाई? पेपर का आपके नाम क्या है? सामाजिक अनुसंधान पद्धति। तो सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध एक ही बात है। ओके, ध्यान रखेंगे। प्रकृति इसकी आप पहली पॉइंट में बता सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है एक उद्देश्य पूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है, इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वैज्ञानिक है। दूसरी बात ये होती है कि सामाजिक संबंधों और घटनाओं की व्याख्या करता है कौन? सामाजिक अनुसंधान। तीसरी बात ये है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों के बारे में नए तथ्यों की खोज करता है, इसीलिए यह क्या है? इसीलिए यह वैज्ञानिक है। ओके, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त ये क्या है? ये वैज्ञानिक है।
चौथी बात यह है इसकी वैज्ञानिकता को लेकर के कि सामाजिक अनुसंधान प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है, इसीलिए यह क्या है, एक वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विषय वस्तु में ही ऐसा होता है कि जो प्राचीन चीज़ों को सुधार लिया जाए। पांचवी बात इसमें यह है कि सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, इसीलिए यह वैज्ञानिक है। छठवीं बात यह है कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का प्रयोग करता है, इसीलिए ये वैज्ञानिक जो है विषय वस्तु है। इसकी प्रकृति जो है, किसकी प्रकृति जो है सामाजिक शोध की प्रकृति कैसी, वैज्ञानिक है। सातवीं बात आप बता सकते हैं क्या कि सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण होता है, इसीलिए वैज्ञानिक है। आठवीं चीज ये होती है कि सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान होता है, इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह वैज्ञानिक है। ओके, इसीलिए क्या है, इसीलिए वैज्ञानिक है। और नौवीं चीज आप बता सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान प्रकल्पनाओं का निर्माण करता है, इसीलिए वैज्ञानिक है। ओके, ये बात क्लियर हुई आपकी। तो वैज्ञानिक है ये पद्धति, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो है सब सारी चीजें, इसीलिए जो है सामाजिक अनुसंधान में तमाम सारी चीजें जो करी जाती है वो सामाजिक मतलब वो वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उल्लेख कीजिए। क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उल्लेख कीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में, जो प्राप्त आंकड़ा है उसमें सबसे अधिक बार आया हो। दूसरे शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से प्रायः हमारा तात्पर्य औसत से होता है। औसत कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मध्यमान हो गया, मध्यांक हो गया, बहुलक हो गया, या भूमि जो है भूमिष्ठ हो गया। गिलफोर्ड ने इन तीनों मापों के अतिरिक्त अन्य मापों जैसे गुणोत्तर माध्यमान और हरात्मक मध्यमान को भी केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में सम्मिलित किया है। ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अर्थ उस मान से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। चल राशियों के इस प्रतिनिधित्वकारी मान, मूल्य या मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। साथ ही जिन सांख्यिकी विधियों द्वारा इन केंद्रीय मूल्यों की गणना की जाए उन्हें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाएगा। जैसे कि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आपका जो है माध्यमान या फिर समांतर माध्य जो हमने बताया वो होता है, मध्यिका, बहुलक या भूमिष्ठ एक ही बात है। तो ये चीज़ होती है। ओके, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में तीन चीज़ें होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की उक्त माप जो है तीन माप जो हमने बताया, मध्य जो है मध्यमान अर्थात समांतर माध्य या मध्यमान माने एक ही बात हो, मीन। माध्यिका मतलब कि मीड, जिसको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, मीड कहते हैं, शायद कुछ भी कहते हैं। समांतर जो है माध्य को क्या कहते हैं, तो माध्य समझिए, ठीक, माध्य। तो माध्य मतलब एक होता है माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में एक होता है माध्य, क्या होता है भाई, एक होता है माध्य, ठीक है, एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिका, ठीक, माध्यिका, एक होता है बहुलक, क्या, बहुलक। ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने बता दिया, यही तीन चीज़ से पूछे जाते हैं प्रश्न। ओके, एक और दो चीज़ और होती हैं जो कि गिलफोर्ड महोदय ने दो अन्य बताए हैं, गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान। ओके, तो हम चर्चा कर लेंगे, ये हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का जो है एक प्रकार से महत्व क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति जो है समूह के प्राप्तांक का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण वर्ग के गुणों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करती हैं। ठीक इसी प्रकार से कई चीज़ें हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वह दो या दो से अधिक समूहों के कार्यों एवं गुणों की तुलना करनी हुआ तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के द्वारा हम सरलता से उनकी तुलना और कार्यों और गुणों के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक, केंद्रीय प्रवृत्ति के द्वारा बात की जाए तो जो है प्राप्तांकों के अर्थ को केवल कुछ अंकों या शब्दों द्वारा ही हम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका प्रश्नावली एवं अनुसूची। प्रश्नावली व अनुसूची इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं इन्हीं दोनों में। तो प्रश्नावली और अनुसूची में आखिरकार अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं भाई। तो प्रश्नावली एवं अनुसूची में क्या अंतर है, तो इन दोनों में बात की जाए स्वरूप व उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्नावली व अनुसूची एक दूसरे के समान प्रतीत होते हैं, किंतु उपयोग की दृष्टि से मतलब उपयोग की पद्धति एवं निर्दिष्ट उद्देश्य के स्तर को प्राप्त करने की क्षमता की पुष्टि से देखा जाए तो प्रश्नावली व अनुसूची में अनेक आधारभूत जो है अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि पहली बात यह है कि पद्धतियों में भी अंतर पाया जाता है। अनुसूची का उपयोग, पहला अंतर सुनिए, अनुसूची का उपयोग प्रत्यक्ष पद्धति पर होता है। क्या,
अनुसूची का उपयोग प्रत्यक्ष पद्धति पर आधारित होता है। अनुसंधानकर्ता अनुसूची अनुसूची के रिक्त स्थानों को सूचनादाता से पूछ करके भरता है। जबकि जो प्रश्नावली होती है ना मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता स्वयं देते हैं। क्या सूचनादाता जो होते हैं वो स्वयं देते हैं इसके उत्तर, किसके? तो प्रश्नावली में उत्तर मिलते हैं, लेकिन आपको उसमें आपको भरना होता है। तो जो है जो प्रश्न देने वाले होते हैं वही उत्तर देते हैं किसमें? प्रश्नावली में। जबकि जो अनुसूची होती है उसका उत्तर जो होता है, जो जो प्राप्तकर्ता होता है वो जो है ढूँढता है और लिखता है। दूसरा अंतर होता है आपका वितरण की दृष्टि से। प्रश्नावली का वितरण प्रायः डाक द्वारा किया जाता है। क्या? प्रश्नावली का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? डाक द्वारा किया जाता है। जबकि अनुसूची जो होती है शोधकर्ता अपने पास रखता है और व्यक्तिगत संपर्क के बाद सूचनाओं को संग्रहित करता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात क्या है भाई? तीसरी बात क्या है कि विश्वसनीयता। क्या? विश्वसनीयता के स्तर पर हम अंतर देख लेते हैं। प्रायोगिक सुविधा की दृष्टि से अनुसूची द्वारा अधिक विश्वसनीय सामग्री का जो है संग्रह किया जा सकता है। परंतु प्रश्नावली वितरित करने के बाद यदि कोई प्रश्न सूचनादाता को अस्पष्ट लगता है तो शोधकर्ता की अनुपस्थिति के कारण उसका स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। अनुसूची में सूचनाओं को संकलित करने वाला स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित रहता है। इसीलिए अनुसूची जो होती है उसमें आप स्वयं जाकर के बगल पहुँच बैठ करके साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके जो है उससे उत्तर पूछ लेते हैं। लेकिन जो प्रश्नावली होती है उसमें आप जो है यहाँ से प्रश्न लिख करके और डाक के द्वारा भेज दिया आपने किसी टीचर के पास, और वहाँ से उसने उत्तर लिख करके और भेज दिया आपके पास। अब हो सकता है उसमें से एक आध उत्तर उसको ना पता हो तो वो नहीं लिखेगा, नहीं भेजेगा। तो इससे क्या हो जाता है, इसमें विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है। अगली बात है, चौथी नंबर बात ये है क्या? चौथी अंतर क्या हो सकता है? परिवर्तन की दृष्टि से। अनुसूची के प्रश्नों को कार्य आरंभ करने के उपरांत भी अनुकूल व होने मतलब कि अनुकूल ना होने पर अनुसूची से अलग कर सकते हैं और नए प्रश्नों को पुनः अनुसूची में हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों के प्रारंभिक निरूपण तथा वितरण के बाद उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। इस प्रकार मूल प्रकृति की दृष्टि से अनुसूची जो होती है प्रश्नावली की अपेक्षा अधिक लचीली होती है। ओके। और तमाम प्रकार समय की दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्नावली के लिए अवलोकन को आधार नहीं बनाया जाता, लेकिन अनुसूची पूर्णतः अवलोकन पर आधारित होती है। इसमें जो है सामाजिक पृष्ठभूमि के द्वारा ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्रश्नों का निरूपण किया जाता है। ठीक, कई प्रकार की चीजें हैं। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि सर्वेक्षण पद्धति का अर्थ बताइए। क्या प्रश्न है? सर्वेक्षण पद्धति का अर्थ बताइए। सॉरी, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ बताइए। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है भाई? सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ किसी भी घटना या समस्या का बाह्य निरीक्षण करना अथवा ऊपर से देखना ही कहलाता है। तो यह सामाजिक समस्याओं का अध्ययन या समाधान करने वाला एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साधन है। इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तो किया जाता है, साथ ही साथ सामाजिक उपचार की दृष्टि से भी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीबी यंग महोदय कहते हैं कि सामान्य रूप से इस समय हम यह अनुभव कर सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक व्याधि शास्त्रीय प्रकृति की वर्तमान एवं तत्कालिक दशाओं, जिनकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं एवं निश्चित सामाजिक अर्थ तथा सामाजिक महत्व होता है, के सामाजिक सुधार तथा उन्नति के हेतु एक रचनात्मक योजना के निर्माण से संबंधित है। इन दशाओं को मापा जा सकता है एवं उन स्थितियों में से तुलना भी की जा सकती है जिनको आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है, बात की जाए तो प्रथम सामाजिक सर्वेक्षण निश्चित भौगोलिक सीमा से संबंधित होता है। दूसरा सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है संबंध उन सामाजिक जो है व्याधि शास्त्रीय समस्याओं से होता है जिसका सामाजिक महत्व होता है। तीसरा सामाजिक सर्वेक्षण जो होता है व्यवहारिक एवं रचनात्मक पथ दृष्टिगोचर होता है, जिसमें इसका संबंध सामाजिक समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ सामाजिक सुधार के लिए रचनात्मक योजना के निर्माण से जोड़ा जाता है। तो तीन प्रकार के जो है होते हैं सामाजिक सर्वेक्षणों के। तीन बातों का स्पष्टीकरण करता है सामाजिक सर्वेक्षण। मतलब सर्वे करना, एक प्रकार से ऊपर देख लेना, किसी कहीं पर कोई घटना हुई वहां पर आप जाओ सीधे देख लो कि हाँ ये चीज हुई, ये होगा सामाजिक सर्वेक्षण आपका। डाटा का कलेक्शन कर लिया कि हाँ किसी समाज में आप पहुंचे, वहां पर देखा कि हाँ, वहां से पूछा दो चार लोगों से कि हाँ भाई जो है आप कैसे रहते हैं, क्या क्या चीजें हुई, क्या बात हुई थी इस घटना में, आपको जानकारी मिली, आपने तथ्यों का संकलन कर लिया, आप चले जाए यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए।
तो अगर ये प्रश्न नहीं पता था तो ये प्रश्न इसके स्थान पर आप कर सकते थे। ओके, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका कि वर्गीकरण के जो है मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या है भाई? तो वर्गीकरण के मुख्य आधार, जैसे कि पहला आधार आप देख लीजिए। वर्गीकरण का पहला आधार क्या है? गुणों के आधार पर, जैसे साक्षरता, वैवाहिक स्थिति या धर्म के आधार पर, ये पहला जो है वो जो है आधार होता है। तो वर्गीकरण हम किसके आधार पर करते हैं? साक्षरता के आधार पर कर सकते हैं समाज का, वैवाहिक स्थिति के आधार पर कर सकते हैं समाज का जो है वर्गीकरण, या धर्म के आधार पर कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रकार का हम आधार क्या अपना सकते हैं? संख्या के आधार पर, जैसे आय, व्यय, ऊंचाई या वजन, इन सभी के आधार पर देख लें हम। तीसरा कौन सा आधार ले सकते हैं? समय के आधार पर, जैसे कि विभिन्न वर्षों में उत्पादन के समंक, या फिर प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या के समंक, इन सभी को हम लोग समय के आधार पर आधार मान सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं समय का आधार बना करके। चौथा कौन सा आधार हो सकता है वर्गीकरण का? भौगोलिक आधार पर, जैसे कि विभिन्न प्रांतों में उत्पादन के समंक, या विभिन्न देशों में बेरोजगारी का समंक, हम देख लें कि हाँ किस-किस देशों में क्या जो है भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो उसके हिसाब से हम जो है आधार बना करके वर्गीकरण कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साक्षात्कार के गुण एवं दोष बताइए। साक्षात्कार समझते हैं ना? साक्षात्कार माने होता है इंटरव्यू। तो आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है कि साक्षात्कार के गुण एवं दोष बताइए। तो साक्षात्कार गुण पहले लिख लीजिए। साक्षात्कार के गुण लिखिए। पहला गुण कौन सा? उत्कृष्ट कोटि का अनुसंधान उपकरण होता है साक्षात्कार। दूसरा क्या होता है भाई? निदर्शन का पूर्ण प्रयोग होता है इसमें। तीसरा गुण इसका ये है कि सही सूचनाएँ देता है। चौथा गुण इसका ये है भाई साक्षात्कार का कि अमूर्त तथा आदर्श जो है प्राघटनाओं का अध्ययन होता है इसमें, मतलब बिना दिखाई, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। पाँचवीं बात ये है कि जो है सभी सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्ति होती है इसमें। छठवां इसका जो है गुण ये है कि जो है सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन होता है। सातवां गुण इसका ये है कि मनोवैज्ञानिक महत्व है इसका। आठवां गुण क्या है इसका भाई? कि जो है मर्म भेदक प्रविधि है। नौवां गुण इसका ये है कि पारस्परिक मतलब कि प्रेरणात्मक अध्ययन करता है ये। 10वीं इसकी उसका गुण है कि प्रश्नों का स्पष्टीकरण करता है। 11वां गुण आप बता सकते हो भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करता है। और 12वां गुण आप बता सकते हो क्या? प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन संभव इसमें होता है। 13वां गुण आप बता सकते हो क्या? कि पूरक प्रविधि। 14वां आप बता सकते हो क्या? स्वतंत्र उत्तर। 15वां क्या इसका गुण क्या है भाई? सहज, मतलब कि सहज में सूचनाएँ उपलब्ध हो जाती हैं इसके माध्यम से साक्षात्कार के, चूँकि सामने ही बैठा होता है व्यक्ति, तो ये होता है। तो ये इसके गुण हो गए। दोष क्या-क्या हो सकते हैं इसके? दोष आप देखिए, पहला दोष इसका ये है कि व्यक्तिगत अभिनति की संभावना इसमें बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि साक्षात्कृत व सूचनादाता पर निर्भरता होती है। तीसरा इसका दोष ये है कि सूचनादाता की स्मरण शक्ति पर निर्भर होता है ये, कि हाँ, जो सूचनादाता है, वो जो है सूचना जो देने वाला है, वो जानकार है या नहीं जानकार है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसका चौथा दोष ये है कि विभिन्न सामाजिक उद्यम इसमें है। विभिन्न सामाजिक उद्यम, ये भी एक दोष है। पाँचवाँ दोष ये है कि अनावश्यक सूचनाएँ भी मिल सकती हैं। और छठवाँ दोष ये है इसका कि मानसिक अस्थिरता हो सकती है, अगर हो तो उसमें दिक्कत हो सकता है साक्षात्कार में। सातवाँ इसका दोष ये हो सकता है कि उच्च स्थिति का अनुभव। आठवाँ हो सकता है हीनता की भावना आ जाती है साक्षात्कार में। 9वीं चीज़ ये है कि अशुद्ध प्रतिवेदनहीनता की भावना कैसे आएगी? कि किसी कोई व्यक्ति ज़्यादा जानकार है, उससे आप पूछ रहे हो, या फिर वो आपसे पूछ रहा है और आप उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो आपके अंदर हीनता की भावना आएगा। अशुद्ध प्रतिवेदन भी होता है। 10वां आप इसका गुण क्या मतलब कि जो है दोष होता है, अविश्वसनीय तथा अप्रामाणिक सूचनाएँ भी मिल सकती हैं। 11वां साक्षात्कार में क्या होता है? अपूर्णताएँ भी होती हैं। 12वां क्या जो है अनुभवात्मक सत्यापन असंभव होता है इसमें। 13वां इसका अवगुण ये होता है, मतलब कि दोष होता है कि प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की कमी होती है यहाँ पर। 14वां इसका जो है दोष है वो क्या है? अत्यधिक धन व संयम की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये तमाम सारे दोष थे इसके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है अथवा करके, एक अच्छी परिकल्पना अर्थात अवधारणा की विशेषताएँ बताइए। तो एक अच्छी परिकल्पना या अवधारणा की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया। तो एक अच्छी जो परिकल्पना जो होती है, वो अगर कोई पहली विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता अच्छी परिकल्पना की ये है कि स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी अवधारणा हो वो स्पष्ट हो। दूसरी बात क्या है? दूसरा चीज़ क्या? अनुभव सिद्धता होनी चाहिए उसमें। ऐसी कल्पना जिसमें अनुभव सिद्धता होगी, अनुभव हो और अनुभव को सिद्ध किया गया हो, वो विशेषता होगी। तीसरी विशिष्टता इसमें ये होती है कि विशिष्टता होनी चाहिए, अर्थात उपकल्पना सामान्य ना होकर के विशिष्ट होनी चाहिए। यदि अध्ययन विषय के सभी पक्षों को लेकर के एक सामान्य उपकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है, तो अध्ययनकर्ता एक समय में ही विषय के सभी पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकता।
चौथी बात ये होती है एक अच्छी जो है परिकल्पना की कि उपलब्ध प्रविधियों से संबंध रखा जाए, अर्थात उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका उपलब्ध प्राविधियों द्वारा परीक्षण जो है किया जा सके। इस संदर्भ में गुडे एवं हार्ट कहते हैं कि एक सिद्धांत बनाने वाला जो यह नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की जांच करने के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल ही रह जाता है। ठीक। पांचवी बात ये होती है उपकल्पना करने मतलब कि मतलब इसकी विशेषता कि सिद्धांतों से संबंधित अर्थात उपकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह पहले प्रस्तुत किए गए किसी सिद्धांत अथवा सिद्धांतों से संबंधित तो नहीं है। यदि कोई उपकल्पना किसी भी सिद्धांत से संबंधित नहीं होती है तो उसकी सत्यता की परीक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि किसी उपकल्पना का निर्माण करने से पहले अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य और ज्ञान को समझना परम आवश्यक होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न क्या है, वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर बताइए। वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर हो सकता है? तो जो सर्वप्रथम वर्गीकरण की बात की जाए तो सर्वप्रथम आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है और वर्गीकरण सारणीयन पर आधारित होता है। वर्गीकरण जो किया जाता है, वर्गीकरण सारणीयन पर आधारित नहीं होता है। सॉरी, वर्गीकरण जो होता है वो सारणीयन पर आधारित नहीं होता है। सारणीयन जो होता है वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का सारणीकरण मतलब सारणीयन किया जाता है। सारणीयन जो होता है वर्गीकरण पर आधारित होता है। सारणीयन जो होता है वर्गीकरण पर आधारित होता है, लेकिन वर्गीकरण जो होता है सारणीयन पर आधारित नहीं होता है। दूसरा अंतर इसका हो सकता है कि वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के अनुसार विभिन्न वर्गों में हम लोग बाँटते हैं। जबकि जो सारणीयन होता है उसके हिसाब से मतलब सारणीयन में वर्गीकृत वर्गों को रेखाओं द्वारा विभिन्न स्तंभों व पंक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है। इस दृष्टि से सारणीयन वर्गीकरण की यंत्रात्मक प्रक्रिया होती है। तीसरा अंतर होता है वर्गीकरण मतलब कि वर्गीकरण जो होता है सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि होती है, जबकि सारणीयन जो होता है आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया होती है। तो सारणीयन एक प्रक्रिया होती है अंकों को मतलब आंकड़ों को प्रस्तुत करने की, जबकि जो है सांख्यिकीय विश्लेषण करने की एक विधि होती है वर्गीकरण। चौथा अंतर होता है कि वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों को वर्गों व उपवर्गों में बाँटा जाता है, जबकि सारणीयन में के अंतर्गत आंकड़ों को शीर्षकों व मतलब कि शीर्षकों व उपशीर्षकों में बाँटा जाता है। ओके, तो ये अंतर थे कुछ, इसको लेकर के हमने बता दिया आपको। अगला प्रश्न है पद्धति, मेथड एवं प्रविधि अर्थात टेक्निक में अंतर बताइए। पद्धति क्या है और प्रविधि क्या है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। ओके, पद्धति या जो है प्रविधि में क्या अंतर होता है, इसके अंतर को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला अंतर सुनो भाई, पद्धति को मेथड कहते हैं और प्रविधि को टेक्निक कहते हैं। तो पद्धति में रास्ता खोजा जाता है, क्या? पद्धति में रास्ता खोजा जाता है, जबकि प्रविधि में हम साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रविधि में हम साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि पद्धति में रास्ता खोजा जाता है। दूसरा अंतर ये है कि पद्धति की प्रकृति जो होती है वो अस्थायी होती है, अर्थात हमें परिवर्तन नहीं होते, पद्धति में परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि प्रविधि में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा अंतर इसका ये है कि पद्धति अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जबकि जो प्रविधि होती है वो पद्धति पर ही आधारित होती है। चौथा अंतर इसका ये है कि पद्धति वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने की एक व्यवस्थित विधि होती है, जबकि प्रविधि जो होती है मात्र अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को संकलित करने का एक तरीका होता है कि डाटा हम कैसे इकट्ठा करें। प्रविधि के तरीके से, प्रविधि के माध्यम से हम डाटा इकट्ठा करते हैं और जो है पद्धति के माध्यम से जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसका जो है प्रयोग हम पद्धति के माध्यम से करते हैं। ठीक। पांचवा अंतर इसका ये हो सकता है पद्धति और जो है प्रविधि में कि पद्धति सिद्धांत तथा नियमों के निर्माण से संबंधित होती है, जबकि प्रविधियां जो होती हैं वह केवल प्रयोग से संबंधित होती हैं। छठवां अंतर इसका ये हो सकता है कि पद्धतियां जो होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पद्धतियां जब बदलती हैं तो प्रविधि में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, जबकि प्रविधि के बदलने पर पद्धति में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता कि मतलब परिवर्तन ही हो। सातवां अंतर इसका ये होता है कि पद्धति एक मतलब पद्धति का संबंध अनुसंधान कार्य की संपूर्ण जो है प्ररचना से होता है, जबकि प्रविधि का क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। इसका संबंध अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने वाले तरीके से होता है प्रविधि का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो है पद्धतियों की अपेक्षा जो प्रविधियां होती हैं
वो अनेक होती हैं। पद्धतियों में अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है, किंतु प्रविधि में स्तरों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इतने उत्तर आपके कंप्लीट हुए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न आपके समक्ष आ चुके हैं। अब ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होंगे, इनके उत्तर मैं सेपरेट वीडियो में, मतलब एक-एक वीडियो में एक-एक उत्तर देने का प्रयास जल्दी करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या है आपका। अब यहाँ पर प्रश्न देख लीजिएगा केवल। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों के सीरीज वगैरह में मिलती है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं देने का आपको प्रयास करूँगा। यहाँ के उत्तर को आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। केवल 2 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिए। ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए दीर्घ उत्तरीय का क्या, कि सामाजिक अनुसंधान की अध्ययन पद्धतियों का वर्णन कीजिए। सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों की जो मतलब कि सामाजिक अनुसंधान जो है, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ जो हैं, उनका वर्णन आपको करना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसकी विशेषताएँ बताइए तथा सामाजिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त प्रविधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स की दृष्टि से आ सकता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। क्या व्यक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता की समस्या की मतलब की समाधान कीजिए। समाधान विधि बतलाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार आएगा। अगला प्रश्न आपका 11वां नंबर, एक प्रश्न आपका ये आता है, 1 से 2 प्रश्न सारणी को लेकर के, कि निम्न सारणी से माध्य अर्थात मीन और माध्यिका अर्थात मीडियन की गणना कीजिए। तो माध्य आप कैसे निकालेंगे, इसमें वर्गांतर और आवृत्तियाँ जब दी होती हैं तो इसको आपको एक चार्ट बनाना होता है। अब मैं एक दिन जो है इसी जो प्रश्न यहाँ पर 11वां दिया है, इसको मैं बोर्ड पर आपको मीडियन कैसे निकालेंगे, इसमें वर्गांतर और आवृत्तियाँ, जब ऐसे सवाल आपको दे, बहुत ही सहज है। आप आसानी से जो है लिखने के बजाय अगर आप सवाल लगा देंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ना लिखें, मतलब कि जैसे कोई उत्तर आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय में, आपको 500 शब्दों में लिखने से अच्छा है आप इस सवाल को लगा देंगे, तो आपको नंबर भी अच्छा मिल जाएगा और सवाल लगाने पर आपका नंबर कटता नहीं है, आप समझ जाइए। सवाल लगाने पर आपका नंबर ये कटेगा नहीं। आपको जैसे कि 15 नंबर का, तो 15 के 15 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसीलिए मेरा मानिए कि आप लोग सवाल लगाइएगा। अगर नहीं पता तो मत लगाइएगा, अगर आपको सवाल बहुत कठिन लगे तो मत लगाइएगा। वैसे सहज बहुत ज़्यादा है, मैं एक दिन समझा दूँगा आपको बोर्ड पर, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा जो चीज़ें हैं, ओके? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ओके? चलिए, धन्यवाद।